वीडियो के साथ विषय लेकर आया हूँ नरेश मेहता का जीवन परिचय एवं काव्यगत या साहित्य की विशेषताएं। आइए बात करते हैं नरेश मेहता के जीवन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नरेश मेहता का जीवन कैसा रहा, पहचान क्या है उनकी, हिंदी साहित्य में किस रूप में उनको हम जानते हैं। आधुनिक काल में प्रयोगवादी और समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवाद में जो दूसरा तार सप्तक आया था 1951 में, उन 7 कवियों में से एक हैं नरेश मेहता और समकालीन कविता के प्रमुख कवियों में से भी एक है। प्रयोगवाद और समकालीन कविता के कवियों के साथ इन्होंने कविता लिखी, यानी प्रयोगवादी और समकालीन कविता इन्होंने लिखी है। आइए बात करते हैं आधुनिक काव्य में इनकी देन क्या है। आधुनिक काव्य को नवीन चेतना दी है। नवीन चेतना क्या है कि पौराणिक या जो परंपरागत जो सोच थी, उस सोच को नवीन चेतना के साथ मिलाया। एक नवीन परिदृश्य जो है, नवीन जो विचार इन्होंने दिए हैं, इन्होंने बताया है कि जितनी प्राचीनता महत्वपूर्ण, उसके साथ नवीनता का जो है समन्वय इन्होंने कराने का प्रयास किया है, नवीन चेतना दी है और उस रूप में उस साहित्यकार के रूप में ये जाने जाते हैं। अब आइए बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। मालवा मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में, मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, शाहजहांपुर में 15 फरवरी 1922 को इनका जन्म हुआ है और मूल नाम इनका पूर्ण शंकर था। बचपन का इनका नाम है या घर का नाम या वास्तविक नाम पूर्ण शंकर था। और अब आइए बात करते हैं कि नरेश मेहता नाम इनका कैसे पड़ा है। अब बात करते हैं कि नरसिंहगढ़ में ये एक जगह है नरसिंहगढ़, वहां के काव्य पाठ के लिए गए थे। वहां की जो राजमाता थी, नरसिंहगढ़ की राजमाता, उन्होंने इनके काव्य पाठ से प्रसन्न होकर नरेश की उपाधि दी थी। तो ये नरेश शब्द वहां से आया, नरेश की उपाधि दी। और मेहता इनके पूर्वजों से, मेहता की उपाधि इनके पूर्वजों से मिली हुई थी। दोनों को मिलकर जो पूर्ण शंकर नाम था, अब नरेश मेहता बन गया। अब बात करते हैं, दोनों से मिलकर जो है नरेश मेहता नाम पड़ गया। और इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम है बिहारी लाल शुक्ल। माता का नाम मालूम नहीं है, वर्णन नहीं किया है किसी इनके अंत्य साक्ष्य में या किसी परिचित ने। उसके बाद चाचा का नाम है शंकरलाल शुक्ल। चाचा का नाम क्यों है? कारण है कि इनके जीवन पे इन शंकरलाल शुक्ल जी का बहुत प्रभाव है। कारण है कि इनके पास इनका लालन पालन हुआ है, बाल्यावस्था इनके पास बीती है और इन्हीं के पास इन्होंने अपने चाचा जी के पास उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद काशी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद बात करते हैं जीवन यापन के लिए, आजीविका के लिए नरेश मेहता जी ने क्या कार्य किया। आजीविका के लिए अध्ययन के बाद जो है ये आकाशवाणी में, रेडियो स्टेशन पे जो है कई स्थानों पर इन्होंने नौकरी की। और इसके साथ साथ उन्हीं दिनों में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में गांधी जी ने चलाया था, उसमें सक्रिय भागीदारी की। और अब बात करते हैं, इन्होंने आकाशवाणी की नौकरी के बाद जो है, उसके बाद क्या किया, इन्होंने साहित्य साधना तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ साहित्यकार, ये पत्रिका नाम है, पत्रिका का नाम है साहित्यकार भारत श्रमिक, कृति, चौथा संसार, इन पत्रिकाओं का सफल संपादन नरेश मेहता जी ने किया। आइए बात करते हैं नरेश मेहता जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले। नरेश मेहता जी को 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और उसके बाद 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। और 22 नवंबर सन 2000 को ये संसार छोड़कर हमसे विदा हो गए। आइए बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं या रचना संसार, प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं काव्य रचनाएं। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर,
ये प्रसिद्ध खंड काव्य हैं, यानी कि काव्य कृतियां हैं ये प्रसिद्ध। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन प्रसिद्ध को मैंने लिया ताकि विद्यार्थियों की सुविधा के लिहाज से विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ज्यादा उलझन विद्यार्थियों की इसी पॉइंट में होती है कि रचनाएं याद नहीं हो पाती। इसलिए कुछ रचनाएं जो बार बार उनकी जो है आती हैं, हर जगह जिनका जिक्र आता है, उन रचनाओं को मैंने सम्मिलित किया है यहाँ पे। संचय की एक रात, महाप्रस्थान और प्रवाद पर्व, ये जो कि पुरानी कथाओं पर आधारित खंड काव्य हैं, यानी कि एक कविता ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ। उसके बाद धूमकेतु, डूबते मस्तूल, नदी यशस्वी है, ये इनके उपन्यास हैं। इसके बाद जो है सुबह के घंटे व खंडित यात्राएं, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं प्रसिद्ध नाटक हैं। उसके बाद तथापि, एक समर्पित महिला और जल सागर, कहानी संग्रह। कई विद्यार्थियों को भ्रम हो सकता है कि जल सागर की जो है स्पेलिंग गलत है, वर्तनी गलत है, लेकिन इनकी जो पुस्तकें हैं उनमें यही नाम चल रहा है, यही स्पेलिंग चल रही है। उसके बाद काव्यगत या साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं? उनके जीवन परिचय को जानने के बाद उनके साहित्यिक परिचय भी होना चाहिए कि उन्होंने साहित्य क्या क्या लिखा और उनके साहित्य में किन किन बातों पर जोर दिया है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सनातन समस्याएं। सनातन समस्याओं पे की बात है बच्चों। सनातन होता है आदिकाल से परंपरागत, आदिकाल से परंपरागत जिसको हम कहेंगे, आदिकाल में से लेकर अब तक जो है वो चला आ रहा, परंपरागत है वो बातें। और एक शब्द आता है इनके साहित्य में बार बार, सनातन। सनातन का अर्थ है शाश्वत। सनातन का तो हम बता चुके हैं, परंपरागत, आदिकाल से परंपरागत, और दूसरा है शाश्वत। शाश्वत है हमेशा रहने वाला। अब बात करते हैं सनातन समस्याएं और संदर्भों का उल्लेख। इन्होंने पौराणिक, उससे पहले भी बात की है कि ये प्राचीनता और नवीनता का समन्वय चाह रहे थे, इसीलिए इन्होंने जो है मंत्र, गंध और भाषा में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनके माध्यम से कि जो प्रकृति है, जो शाश्वती है, वो मनुष्य जो है उसकी जड़ें समाज में। ये बात जो है सनातन है। मनुष्य अपने समाज से दूर नहीं रह सकता है, समाज के बिना उसका अस्तित्व नहीं है, और समाज के बीच में ही रहकर मनुष्य विकास करता है। इसलिए वो जो है चाहते हैं कि वे समाज के मध्य में रहे और अपना जो है कार्य वो करते रहे। और वो एक कविता में कहते हैं उन सनातन चीजों के बारे में, प्रकृति में भी वो सनातनता देखते हैं। वो कहते हैं, तुम जिसे पेड़ कहते हो, तुम जिसे पेड़ कहते हो, वह मात्र पेड़ नहीं, वह वानस्पतिक श्लोक है। तुम जिसे पेड़ कहते हो वह मात्र पेड़ नहीं, वह वानस्पतिक श्लोक हैं। और आइए बात करते हैं अगली विशेषता की, साधारण मानवता के कवि। साधारण इंसान, ये मनुष्य को अपनी कविताओं से जोड़ते हैं और इनकी कविताएं मनुष्य से जुड़ी हुई हमें प्रतीत होती हैं। आम आदमी उसकी दुख तकलीफ के बारे में इन्होंने लिखा है, और आम आदमी जो काम करता है उस काम के महत्व को भी इन्होंने समझा है, क्योंकि आम आदमी जो है श्रम से अपनी आजीविका चलाता है, और इसीलिए उसके काम को इन्होंने पुरुषार्थ कहा है। और ये कहते हैं कविता में, विश्वास करो यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते हो। तो ये इनके साधारण मान के प्रति जो है इनकी संवेदना है। उसके बाद मानवीय पीड़ा की अनुभूति। मानवीय पीड़ा की अनुभूति है कि ये जो साधारण मानव है उसकी पीड़ा से जो है दुखी होते हैं, कि जो मजदूर वर्ग है, दलित वर्ग है, या दुनिया में जो है गोरे और काले का भेदभाव है, इन चीजों के ये जो बातें हैं या इस प्रकार के जो मामले हैं, नरेश मेहता जी ने खुलकर लिखा है। और वो जो है इन बातों को सुनकर जो है बड़े हैरान होते हैं कि मनुष्य जो है अभी भी इतना आपस में भेदभाव करता है, और इनसे ऊपर उठकर मनुष्य को जो है वो भाईचारे का या एक साथ चलने का, मानवता का वो संदेश देते हुए हमें उनके साहित्य में दिखाई पड़ते हैं। यानी कि मानवीय पीड़ा को अनुभव करते हैं वो, और वो कहते हैं
कि जैसे मार्क्सवादी चिंतन है, ठीक उसी प्रकार का चिंतन इनका दिखाई पड़ता है कविताओं में। ये कहते हैं यह यौवन की भूमि शोभियत, यह यौवन की भूमि शोभियत, यहां मनुष्य की उसके श्रम की पूजा होती है। यानी कि सोवियत संघ में मनुष्य की भी पूजा है, यानी मनुष्य का भी महत्व है, मानव का भी महत्व है और उसके काम का भी महत्व है। ये चाहते हैं कि ये भारत में भी इसी प्रकार हो कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, उसके महत्व को समझा जाए और वो देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसका काम देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तभी हमारा देश ऊपर उठ सकता है। ऐसी दिशा ये अपनी कविता के माध्यम से हमें देना चाहते हैं। उसके बाद है पौराणिक, और एक बात रहेगी सोवियत भूमि की इस गुणगान के बाद वो कहते हैं कि पुरुषार्थ भी जो करोगे, पुरुषार्थ भी जो करोगे जब देश, पुरुषार्थ भी जो करेगा हमारा देश, पुरुषार्थ भी जो करेगा हमारा देश। इसी पॉइंट को मैं डिफाइन कर रहा हूं। एक बात रहेगी थी मानवीय पीड़ा की, पुरुषार्थ भी अगर करेगा हमारा देश तो यह देश हाथ से कर्म करे। अगर पुरुषार्थ करना चाहता है यह देश तो इसको अपने हाथों से, यानी कि देश के लोगों को काम करना पड़ेगा। वही संदेश जैसे संत हमारे जो है अपने व्यक्तिगत जीवन से लोगों को जो है सिखा रहे हैं, काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और हमारे देश में एक कहावत भी है कि काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं, वो पुरुषार्थ तो काम करने का संदेश हमें नरेश मेहता जी दे रहे हैं। उसके बाद है पौराणिक विषयों का उद्घाटन। ये अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत सारी पौराणिक कथाओं को लिया है। जैसे इनकी एक संशय की एक रात है, महाप्रस्थान है, प्रवाद पर्व, इनमें रामायण महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को उठाया है और विभिन्न प्रसंगों को उठाकर उस जो है अपनी कविताओं में नए तरीके से आधुनिक बोध से प्रस्तुत किया है। इसके साथ साथ ये जो है पौराणिक बातों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ये प्रपात स्त्रोत पाठ ही तो करते हैं, ये कैसी वैष्णवी गंध है, गायत्री के छंदों में धूप के पग धरती वनस्पतियों पर उतर रही है। उस प्राचीनता यानी सनातनता और शाश्वतता को जो है अपनी कविताओं में जो है ये जो है प्रत्यक्ष उसका अनुभव करवाते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। उसके बाद आ जाता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति के जितेरे कवि हैं, प्रकृति में वो चीज अनुभव करते हैं जो अन्य कवि शायद उस चीज को नहीं कर पाए। ये कहते हैं कि प्रकृति बोलती है, प्रकृति हमें चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कहती है और हम उसकी भाषा को समझ नहीं पाते। ये पेड़ पौधे, ये हवा, ये पानी, ये नदियां, ये पहाड़ हमें कुछ न कुछ कह रहे होते हैं और उस भाषा को समझने का या उस भाषा को जानने का संदेश हमें नरेश मेहता जी देते हैं। और वो कहते हैं कि प्रकृति के जो जितने भी अंग हैं वो मनुष्य को कुछ न कुछ कह रहे होते हैं कि मनुष्य उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। इसलिए वो प्रकृति के बारे में अपनी कविताओं में बहुत सारी बातें कहते हैं और एक कविता में वो कह रहे हैं कि धरती को कहीं से भी छुओ एक ऋचा सी प्रतीत होती है, देवदारू की देह यष्टि क्या उपनिषदों सी नहीं लगती। उसके बाद बात करते हैं इनके काव्य रूप की। काव्य रूप में काव्य के इन्होंने दोनों रूपों को ना, काव्य के दो रूप होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। इन्होंने अपनी कविताओं में मुक्तक रूप के साथ साथ जो है प्रबंध काव्य को भी चुना है। प्रबंध काव्य में विशेषकर खंड काव्य इन्होंने जो है अपनी कविताओं में रचा, यानी खंड काव्य को इन्होंने अपनाया है। और इनके जो है प्रसिद्ध खंड काव्य हैं सबरी, संशय की एक रात, प्रवाद पर्व और महाप्रस्थान। ये इनके खंड काव्य हैं। इसके साथ साथ मुक्त काव्य भी इन्होंने जो है अपने काव्य में लिखा है या रचा है। अब बात करते हैं भाषा शैली। इनकी भाषा भावों के अनुकूल है और इन्होंने शब्दों के माध्यम से चित्र खींचने का प्रयास किया है। और इनकी भाषा संस्कृत तत्सम तद्भव शब्दावली के साथ साथ अनेक अक्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का प्रयोग नरेश मेहता जी ने किया है। और इनका मोह ज्यादा संस्कृत शब्दावली के करीब रहा है। जैसा कि हम जितने भी कविताएं इनकी पढ़ते हैं तो संस्कृत शब्दावली देखने को मिलती है।
अलंकारों के पीछे ये भागते हुए नजर नहीं आते। अनायास ही जो अलंकार इनके काव्य में आ जाता है, आया है, तो वो अलंकार मिल जाता है, लेकिन अलंकारों के पीछे दौड़ इन्होंने नहीं लगाई है। और छंदों में ये मुक्त छंद की जो है मुक्त छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में करते हैं। विशेषतः इनकी भाषा सरस और भावों के अनुकूल नजर आती है, या एक शब्द में कहते हैं इनकी भाषा शब्दों के माध्यम से चित्र खींचती हुई, यानी चित्रात्मक भाषा का प्रयोग नरेश मेहता जी ने किया है। उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थियों को नरेश मेहता के जीवन पर यह व्याख्यान जो है उनके साहित्य और काव्यगत विशेषताओं को जो है आपको समझाने में सक्षम रहेगा। धन्यवाद।